आज के करंट अफेयर सेक्शन में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय को। विषय का नाम है मखाना बोर्ड। हाल ही में बजट 2025 में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने मखाना बोर्ड को लेकर घोषणा की है। हालांकि बजट 2025 को देखें तो वित्त मंत्री जी ने एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड कई सारी घोषणाएं की है, जैसे प्रधानमंत्री धन धान्य योजना हो गई, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करना। उसी में एक महत्वपूर्ण घोषणा थी मखाना बोर्ड। मखाना बोर्ड आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसीलिए हम इस लेक्चर में इसका पूरा 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि मखाना क्या होता है, मखाना को सुपरफूड क्यों कहा जा रहा है, मखाना की खेती कैसे की जाती है, मखाना की ग्लोबल मार्केट में क्या पोजीशन है, मखाना बोर्ड के गठन के बाद में इंडियन इकोनॉमी में क्या चेंजेस आएगा। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए सीधे आते हैं हम टॉपिक पर। सबसे पहले हम बात करते हैं मखाना होता क्या है। देखिए, मखाना एक जलीय पौधा है जिसका नाम होता है यूरैल फेरोक्स। यूराइल फेरोक्स तो इसका बॉटनिकल नेम है। इसके अलावा हम इसको फॉक्सनट और गार्गन नट भी कह सकते हैं। अब आते हैं हम इस पौधे की अन्य विशेषताओं के बारे में। तो ये पौधा हमें मिलेगा कहाँ पर? तो ये मिलेगा मीठे पानी के तालाबों में। और एरिया वाइज देखें तो मेनली इसका प्रोडक्शन होता है बिहार में। वर्ल्ड का 90% प्रोडक्शन बिहार में होता है और बिहार के मीठे पानी के तालाबों में आपको यूरैल फेरोक्स का पौधा मिल जाएगा। ठीक है। इस पौधे की अन्य खासियत के बारे में बात करें तो बैंगनी रंग के फूल होते हैं इसके अलावा इसकी जो पत्तियां होती है, जो आपको इमेज में दिख रही है, वो कांटेदार होती है। अब कांटेदार पत्तियों का जिक्र आया है तो इसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किसानों के लिए इसकी खेती कितनी टफ होती है। किसान को पहले तो कीचड़ वाले तालाब में उतरना है। तालाब में उतरने के बाद में वो यहाँ से कांटेदार पत्तियों के बीज में से बीज निकालेगा और बीज इसके जो प्राप्त होते हैं वो काले रंग के होते हैं और काले रंग के बीजों के कारण ही इसे क्या कहा जाता है? ब्लैक डायमंड भी। ठीक है। अब काले रंग के बीज प्राप्त कर लिए तो यहाँ पर इसकी कहानी खत्म नहीं हुई। इसके बाद में इसे भुनना पड़ता है। भुनने के बाद में सुखाना, फिर सुखाने के बाद में इसे सफ़ेद हल्के मखाने में कन्वर्ट किया जाता है। और इस पूरी प्रोसेसिंग में आपको आश्चर्य होगा कि केवल 40% बीज ही खाने योग्य रहते हैं। यानी कि पूरी प्रोसेसिंग के बाद में केवल 40% ही हमें मखाना प्राप्त होता है खाने योग्य। निर्यात की बात करें तो निर्यात के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल 2% मखाना ही प्राप्त होता है, क्योंकि निर्यात के अलग स्टैंडर्ड होते हैं और उसके नज़रिए से देखें तो 2% मखाना ही हमको प्राप्त होता है इस पूरी प्रोसेसिंग में। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इसे ब्लैक डायमंड कहने की बात की हमने, तो ब्लैक डायमंड क्यों कहा जाता है? देखिए, ब्लैक डायमंड इसके आर्थिक महत्व के कारण कहा जाता है। ब्लैक डायमंड एक सिंबॉलिक शब्द है और ये आया इसलिए, आपको मालूम होगा डायमंड में दो टाइप होते हैं। एक वाइट डायमंड होता है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, इंडियन बाज़ार में काफ़ी महंगी कीमत होती है। ठीक है। वैसे ही ब्लैक डायमंड भी महंगा होता है। ब्लैक डायमंड ओपेक होता है और ब्लैक डायमंड में एक केमिकल होता है कार्बोनेडो, जिसके कारण इसे ब्लैक डायमंड कहा जाता है। ठीक है। और ब्लैक डायमंड इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका बीज काले रंग का होता है। केवल काले रंग होने के कारण ही ब्लैक डायमंड नहीं कहा गया, बल्कि इसका इसकी इकोनॉमिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा इस मखाना में यह बहुत ही न्यूट्रिएंट वैल्यू वाला फूड होता है। मैंने बताया आपको कि इसको वैश्विक सुपर फूड कहा जा रहा है। सुपर फूड अगर हम किसी खाने की चीज़ को बोलते हैं तो इसका मतलब यह है कि उसके पीछे मिनरल, विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे न्यूट्रिएंट वैल्यू उसके साथ में जुड़ी होती है, तभी किसी फूड को हम क्या कहते हैं? सुपर फूड। और ये सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई है, इसीलिए क्या होता है? ये बहुत पोषक होता है। साथ ही साथ क्या हो रहा है? ये विशिष्ट जलवायु में ही मिलता है। विशिष्ट जलवायु में अगर हम बात करें तो मखाना का पौधा आपको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में दिखता है। ठीक है। और इसके लिए जो टेम्परेचर होता है, आइडियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इसके लिए आइडियल माना जाता है। ठीक है। इसके अलावा बाज़ार में इसकी मांग बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ये धीरे धीरे करके कोविड के बाद से ये वैश्विक ग्लोबल मार्केट में सुपर फूड बनने की ओर जा रहा है और लोगों में इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। ठीक है। इन्हीं कारणों से इसे क्या कहा जाता है? ब्लैक डायमंड कहा जाता है। क्लियर?
अब आते हैं ये कहाँ पर होता है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि वर्ल्ड में 90% प्रोडक्शन 90% प्रोडक्शन कहाँ होता है, बिहार में होता है। और बिहार में भी हम देखें तो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, यहाँ पर आपको इसका यानी कि मेनली इसकी आपको खेती यहाँ पर नज़र आती है। ठीक है, और पूरे बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लगभग 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में इस पौधे की खेती होती है। और उत्पादन की दृष्टि से देखें तो बिहार लगभग 10,000 टन का प्रोडक्शन हर साल मखाने का करता है। ठीक है, यह तो हमने जान लिया बिहार के। अच्छा, बिहार के यहाँ पर एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए, बिहार एक और चीज़ के लिए जाना जाता है, लीची के लिए। ठीक है, और मखाने के बारे में तो अभी जैसे लोग जान गए हैं ना कि बजट में घोषणा हुई है। और हमारे देश में एक ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि विदेशी लोग हमारे यहाँ के देसी चीज़ों के बारे में जब उसकी वैल्यू बताते हैं तब जाकर हमारी आंखें खुलती है। जैसे हमारे यहाँ हल्दी, नीम को उतना महत्व तब देश में होने के बावजूद नहीं मिला, जब वो अमेरिका के मार्केट में पहुँच गई तब जाकर हमने हल्दी और नीम को समझा। वैसे ही अगर हम बात करें तो मखाना बोर्ड की आज घोषणा हुई है बजट में, लेकिन अगर हम देखें तो ये खेती तो पहले से ही हो रही थी। और अगर इस पर पहले ही नज़र पड़ जाती तो आज बिहार की इकोनॉमी में ये चार चांद लगा देता। ठीक है, इसके अलावा लीची भी एक वैश्विक पहचान बनाने की ओर बढ़ रहा है। तो वैसे ही एक ये फूड है मखाना, जो कि बिहार के लिए एक एसेट है ना। अब हम बात करते हैं कि इसको सुपर फूड कहा है हमने। तो सुपर फूड कहने के पीछे मैंने आपको बताया था सुपर फूड का कंसेप्ट क्या है, कि किसी भी फूड में विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्वों की अधिकता होना। ठीक है, तो अगर हम इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू को देखें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट मखाना में आपको 79.8% मिलेगा। इसकी कैलोरिक वैल्यू हम देखें तो 358 कैलोरी। ठीक है, इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि एक तरह से ये फैट फ्री है। ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, प्रोटीन जैसे तत्व भी आपको मखाना में मिलते हैं। इसके अलावा मखाना एक और चीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स का लो होना। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये होता है कि हम जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, पहले तो आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स समझ लीजिए। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक स्केल होता है जिसको हम 0 से 100 के बीच में नापते हैं। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स में 3 तरह की कैटेगरी होती है, एक लो वाला होता है, मीडियम वाला होता है और हाई वाला होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर लो है तो इसका मतलब ये है कि ऐसा फूड होगा जिसको खाने के बाद में ब्लड शुगर एकदम से नहीं बढ़ेगी। अब ब्लड शुगर की बात हो रही है तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का संबंध किससे है, डायबिटिक पेशेंट से। और डायबिटिक पेशेंट को कैसे फूड सजेस्ट किए जाते हैं खाने के लिए, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो। ठीक है, अब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें दलिया आ गया, आपका एप्पल आ गया, ऑरेंज आ गया, ऐसे कई सारे फ्रूट्स आ गए। ठीक है, और उसी में मखाना भी शामिल है। और मखाना को हम बोल सकते हैं क्या है, ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का एक वो फूड है। ठीक है, अगर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आपका बर्गर, ब्रेड, ये सब क्या है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के। इसलिए तो डायबिटिक पेशेंट को ये बर्गर, पिज़्ज़ा, इन चीज़ों से दूर रहने को कहा जाता है और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाने को कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए मखाना डायबिटिक पेशेंटों के लिए वरदान है। इसके अलावा इसमें एक और खासियत है कि ये ग्लूटेन फ्री भी है। ग्लूटेन आपको मालूम होगा एक प्रोटीन होता है जो कि मेनली गेहूं में पाया जाता है। ठीक है, और ये आटे को लोचदार बनाने के काम में आता है। ठीक है, जिससे ब्रेड जैसे कई सारे आइटम हम आटे से तैयार करते हैं। ठीक है, अब ग्लूटेन फ्री का मतलब ये है, कई लोगों को क्या होता है कि ग्लूटेन से एलर्जी होती है। ठीक है, पाचन संबंधी समस्याएं होती है, तो उनके लिए भी ये वरदान है मखाना, क्योंकि इसमें ग्लूटेन बिल्कुल 0% है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और मखाना के बारे में। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें
तो मैं दो रिपोर्ट का आपके सामने जिक्र करूंगा। एक रिपोर्ट छपी थी द हिंदू में। द हिंदू में ये कहा गया है कि वैश्विक थोक बाजार में मखाने की वैल्यू है 8,000 रुपीज़ पर किलोग्राम, द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, वहीं अगर हम मिंट की बात करें तो मिंट की बात करते हैं तो मिंट की रिपोर्ट में हम देखते हैं कि 2023 में मखाना का व्यापार था 43.56 डॉलर मिलियन डॉलर। ठीक है, 43.56 मिलियन डॉलर का व्यापार था 2023 में मखाने का, जिसे मिंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2033 में ये व्यापार 100 मिलियन डॉलर का हो सकता है। ठीक है, तो ये आंकड़े आपको देखकर लग रहा है कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी महत्वपूर्ण बूस्ट देंगे। ठीक है, हालांकि वित्त मंत्री जी को मखाना बोर्ड के बारे में पहले ही घोषणा कर देनी चाहिए थी, क्योंकि इससे बिहार के जो मखाना उत्पादक किसान हैं उन वो आज दुनिया में काफ़ी आगे निकल गए होते हैं। ठीक है, चलो ये देर आए दुरुस्त आए, घोषणा करी है तो आगे आने वाले सालों में इसका कुछ इम्पेक्ट हमको इकोनॉमी में दिखेगा। ठीक है, तो ये दो रिपोर्ट का आपको नज़र रखना है, दो रिपोर्ट पर, जिससे आपको पता लग रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मखाना बोर्ड के बारे में कि मखाना बोर्ड की घोषणा क्यों की गई। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव है इसलिए मखाना बोर्ड की घोषणा की गई। चलिए, चुनाव है चाहे कुछ भी हो, लेकिन किसानों के लिए तो ये फायदेमंद चीज़ है। ठीक है, अब मखाना बोर्ड की स्थापना से क्या चीज़ें बदलेगी किसानों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर मखाना बोर्ड जैसे ही अस्तित्व में आएगा, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि किसान को कहाँ उतरना पड़ता है, कीचड़ वाले तालाब में कांटेदार पत्तियों से बीज निकालने रहते हैं, बीज को भूनना रहता है, और पूरी प्रोसेसिंग में क्या होता है, उसका बहुत सारा बीज जो है वो वेस्ट चले जाता है। ठीक है, उसी वेस्ट को बचाने के लिए ये मखाना बोर्ड काफ़ी फायदेमंद होगा, और ये क्या करेगा, किसानों को बेहतर प्रोसेसिंग की क्षमता देगा। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़, मखाना बोर्ड के अस्तित्व के बाद में किसानों को अपने मखाना की ब्रांडिंग करने में आसानी होगी, इनकी जो एक्सपोर्ट क्षमता है वह भी बढ़ेगी। अब एक चीज़ मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ कि जब ये मखाना बोर्ड डिक्लेयर हुआ तो दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट छापी बिहार के किशनगंज के बारे में, कि किशनगंज के ज़िले के मखाना उत्पादक किसान अपने मखाना का उत्पादन करते थे, और इस तरह की गवर्नमेंट की बॉडी के अभाव में वो क्या करते थे, अपने मखाना को, जब लोकल मार्केट नहीं है और लोकल मार्केट और ग्लोबल मार्केट से भी जुड़े हुए नहीं है, तो वो क्या करते थे कि अपने मखाना को आसपास के ज़िलों में जाकर बेच देते थे, और बेचने में जो बिचौलिए होते थे वो शामिल होते थे, है ना। जैसे किशनगंज के किसानों ने पूर्णिया, कटिहार, वहाँ जाकर अपने जो प्रोडक्शन था उसको बेचा, और वो बिचौलियों के द्वारा बेचा गया, और बिचौलियों को आप जानते ही हैं कि बहुत सारा कमीशन वो बीच में ले लेते हैं और किसानों के हाथ में कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो इस तरह की समस्याओं से निजात कौन दिला सकता है, मखाना बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मखाना बोर्ड की स्थापना के बाद में क्या होगा, प्रोसेसिंग की क्षमता बढ़ेगी, ब्रांडिंग, निर्यात क्षमता, है ना। अच्छा, एक और चीज़, ब्रांडिंग के लिए भारत सरकार ने पहले भी प्रयास किए थे मखाना के लिए। आपको पता होगा, मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया था। मिथिला मखाना को भारत सरकार ने पहले ही जीआई टैग दे दिया था, और जीआई टैग से एक तो ये मखाने की एक वैश्विक पहचान बनी थी, क्योंकि जीआई टैग यानी कि किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र से किसी उत्पादक के जुड़े होने का सबूत होता है। ठीक है, और ये ब्रांडिंग में काफ़ी हेल्पफुल होता है, जैसे कि दार्जिलिंग चाय हो गई, है ना, वो बासमती चावल हो गया, इसको जीआई टैग मिला तो जैसे ही नाम आता है उससे अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ, ये किसी खास भौगोलिक पहचान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये पहले भी प्रयास हुए थे, लेकिन मखाना बोर्ड के बाद में ये प्रयास में थोड़ी और तेज़ी आएगी। क्लियर। तो ये मखाना बोर्ड की घोषणा के बारे में देख लिया हमने। अब हम देखते हैं इसका मखाना का ग्लोबल मार्केट। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में समझ गए, अब हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो अभी थोड़े दिन पहले जेरोदा के को फाउंडर, जेरोदा शब्द आप जिन्होंने पहली बार सुना उनको बता देता हूँ
कि जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्होंने जेरोधा के बारे में सुना होगा। जैसे बहुत सारे ऐप चलते हैं, ग्रो ऐप है, वैसे ही जेरोधा है। और जेरोधा प्लेटफॉर्म के जो को फाउंडर है उनका नाम है निखिल कामत। और निखिल कामत ने ये बजट में जब घोषणा हुई थी उसके पहले ही एक डेटा प्रस्तुत किया था। उस डेटा में उन्होंने बताया था कि वर्तमान में मखाना का जो ग्लोबल मार्केट है वो कितना है, 3,000 करोड़ का है। अभी इसकी करंट साइज क्या है, 3,000 करोड़ की। लेकिन इसमें 6,000 करोड़ की साइज होने की क्षमता विद्यमान है। इसके अलावा मखाना का एक्सपोर्ट हर साल 25% बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सारी खासियत है मखाना के साथ जुड़ी हुई। ठीक है, अब ये तो हमने वैश्विक मार्केट देख लिया। अब हम बात करते हैं कि मखाना की खासियत को भारत के कुछ स्टार्टअप फाउंडर ने भी पहचाना और उन्होंने उस पर अपना एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करा। उसमें हम ऋषभ जैन जी को जानते हैं। ऋषभ जैन जिन्होंने मिस्टर मखाना ब्रांड स्थापित किया। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहिए, आजकल युवाओं में स्टार्टअप को लेकर काफ़ी क्रेज़ है। लेकिन स्टार्टअप में एक चीज़ और है, इनोवेशन। ठीक है, और इनोवेशन के अलावा अब देखिए मखाना बिहार में तो कई सालों से मौजूद था, लेकिन उसकी वैश्विक क्षमता को पहचानने की समझ केवल कुछ ही लोगों ने दिखाई और उसीलिए कुछ ही लोगों ने उस पर अपना स्टार्टअप खड़ा किया और आगे जाकर उस पर अपना एक तरह से इनकम जनरेट करी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो मखाना की ग्लोबल वैल्यू को पहचानने में सबसे पहले हम देखें तो मिस्टर मखाना आते हैं। मिस्टर मखाना ये ऋषभ जैन जी ने स्थापित किया था स्टार्टअप। और टोटल रेवेन्यू, आप मंथली रेवेन्यू देख लीजिए कितना है, 50 से 60 लाख रुपीस। ठीक है, ये स्टार्टअप की पावर होती है। फिर इसके बाद में फार्मले, फिर एक और आता है शक्ति सुधा मखाना। शक्ति सुधा मखाना जिसका अब अगर हम देखें तो ये भी 7 से 8 लाख मंथली का इनकम का दावा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्टार्टअप थे इंडिया के जो मखाना से संबंधित थे। ठीक है, अच्छा इंडिया ने अगर हम देखें तो मखाना की ब्रांडिंग में एक तो मैंने आपको जीआई टैग का बता दिया कि मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला था। इसके अलावा एक और खोज थी मखाना से, देखें साबोर, साबोर मखाना का बीज जनरेट किया था भोलाराम शास्त्री एग्रीकल्चर कॉलेज के द्वारा। और इसके द्वारा भी मखाना में एक तरह से बूस्ट है, मखाना की खेती में बूस्ट आया है। ठीक है, और मखाना की बोर्ड की गठन के बाद में निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि मखाना उत्पादक किसानों की लाइफ में ये काफ़ी बड़ा चेंज लाने वाला है। इसके अलावा मखाना से रिलेटेड कुछ युवा, अगर मखाना से रिलेटेड कुछ युवा लोग अपना एक अलग से बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक तरह से कई सारे रोजगार के अवसर इसमें मिलने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू। एकमात्र एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो 100% रिफंड पॉलिसी के साथ अपने सारे कोर्सेज अवेलेबल कराता है। तो अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए आज ही अथर्व एग्जाम वाइज के अन्य कोर्सेज परचेज करें। थैंक यू।